नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सबका। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, ये बात एनडीए के एक बड़े नेता ने कही, हम आपको सुनाएंगे उनकी बात। और उससे पहले इस वक्त जो ताजा खबर आ रही है, जेडीयू ने भी अपने 57 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया है। और लिस्ट के सामने आने के बाद एनडीए का अंदर का झगड़ा एक बार फिर जग जाहिर हो गया। दरअसल सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी को गई 5 ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन सीटों में सोनबरसा, गायघाट, राजगीर, एकमा और मोरबा की सीट शामिल है। तो अब जेडीयू कैंडिडेट उतार रही है। एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान ने उनको जो तथाकथित सीटें दी गई हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट तो अभी तक कोई आई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो चिराग के खाते में गई। उन सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। 51 सीटों की लिस्ट अभी अब से थोड़ी देर पहले जारी हुई है। और केवल ये जेडीयू की समस्या नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरएलएम के चीफ, या फिर जीतन राम मांझी हो, सबका झगड़ा इस बार चिराग पासवान से है। हर किसी की नाराजगी यही है कि चिराग पासवान को इतनी सीटें क्यों, और संख्या भी ज्यादा, और वो सीटें भी जिन पर बाकी दल दावा कर रहे थे। एक एक करके आपको सबका दर्द बताते हैं। आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ये सबसे कम बोले इस बार जब सीट बंटवारा चल रहा था, लेकिन जब बोले तो पूरा दिल खोल दिया। अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। थोड़ी देर में इनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और कल रात भर इनको मनाने के प्रयास चले हैं पटना में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सब उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत कर रहे थे, इनको मना रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब वो सीधे बीजेपी हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दरअसल बताया ही जा रहा है कि महुआ सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खासे नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि महुआ सीट भी चिराग पासवान के खाते में चली गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे और वहां उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए ही दिल्ली जा रहे हैं। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अब जितने अच्छे मन से यहां दिल्ली पहुंचने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी नित्यानंद राय के बगल में खड़े होकर यह बात कह रहे थे कि कुछ इश्यूज हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले वो साफ साफ कह रहे थे कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। अब यह साधारण बयान नहीं है कि इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपनी बात कहते या किसी एक सीट की बात कहते या ये कहते कि दो चार सीटों का मामला है, सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कुछ भी ठीक नहीं है इस बार एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी डिमांड से पीछे हटना नहीं चाहते। खबर यह भी है कि वो अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाहते हैं। कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी पत्नी स्नेहलता को सासाराम की सीट से चुनाव लड़ाया जाए। उनके बेटे के बारे में तो हमने आपको बताया कि महुआ की सीट वो उनके लिए डिमांड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी बेहद नाराज हैं, अब तो खुलकर नाराज हैं। मांझी अब नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि जेडीयू से किसी ने नहीं कहा कि नीतीश नाराज हैं या नीतीश ने अपने सहयोगियों से कहा है कि इन सीटों पर क्यों समझौता कर लिया, लेकिन खबरें मीडिया में आई, हमने भी आपको बताया, तो वो बातें जीतन राम मांझी ने उठाई। उन्होंने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश कुमार, और हम उनकी नाराजगी से सहमत भी हैं, और अब तो वो चिराग के साथ फ्रेंडली फाइट की तैयारी भी कर बैठे हैं। जीतन राम मांझी ने बोध गया और मखदूमपुर सीट से अपने कैंडिडेट उतार दिए, उनके नाम अनाउंस कर दिए। ये दोनों सीटें चिराग के खाते में आई हैं और उन्होंने कहा कि किसी और पार्टी को क्या हक है कि वो जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारता, इसीलिए उन्हीं की तर्ज पर अब हम भी इन 2 सीट पर अपने कैंडिडेट देंगे। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर
कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं जीतन राम मांझी। हमारे साथ पटना से नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़े। पहले एक बार उनसे पूछ लें कि ये इतनी मारामारी क्यों है और सबके पीछे केवल एक चिराग वजह। नीतीश, देखिए, निश्चित रूप से चिराग पहली बार चूंकि गठबंधन में है तो जाहिर है 29 सीटें यदि दी जाएंगी तो किसी न किसी सहयोगी दल से ही दी जाएंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हुई कि जो एक लिस्ट वायरल हुई थी जो मीडिया में भी कुछ जगहों पे आई, छपी, उस लिस्ट को सच मान लिया गया और इसके बाद से ही जो है ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया और उसके आधार पर ही जो है दावे किए जाने लगे। अब लोग लिस्ट सामने आ रही है, जैसे कल बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई उसमें 5 ऐसे नाम थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के खाते में सीट जा रही है। तो क्या रातों रात बीजेपी ने वो सारी सीटें बदल दी, सुधार कर लिया? ऐसा नहीं था, सीटें बीजेपी के पास ही थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो वायरल लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों की, उसमें एलजेपी के खाते में थी। तो ऐसा लगा कि एलजेपी से वो सीट फिर वापस ले ली गई। और अभी जो जेडीयू की लिस्ट सामने आई है उसमें भी आप देख लें वो सारे नाम हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो एलजेपी के पास जा रही है। चाहे एकमा से धूमल सिंह की बात हो, रत्नेश सदा सोनवर्षा की बात हो, राजगीर की बात हो, तो वो तमाम, राजा पाकर के एक उम्मीदवार अभी मिले, उन्होंने भी कहा कि चर्चा हो गई थी कि एलजेपी के खाते में सीटें जा रही हैं, लेकिन अभी वो सिंबल लेकर मेरे सामने से निकले। तो ये जरूर है कि कुछ सीटों को लेकर पेंच था, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ये विवाद दिखा उसकी वजह ये थी कि जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आ गई थी उसको लोगों ने सच मान लिया, उम्मीदवारों ने सच मान लिया और उनको लगा कि ये उनके खाते में जाना तय है, एलजेपी के खाते में जाना तय है, और इसलिए जो है विरोध शुरू हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ सीटों पर जरूर ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर चिराग पासवान का दावा बना हुआ है। और अभी सामने एक महुआ की सीट ही है जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा इस हद तक नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। तो कुछ सीटें जरूर ऐसी है जिसको लेकर जेडीयू और एलजेपी के बीच नाराजगी है। और अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसे उम्मीदवार भी मिले जो कल तक एलजेपी में थे, रफीगंज से उनको टिकट मिल गया। हम उनसे आपकी बात भी करा सकते हैं। ये वो उम्मीदवार हैं। ये बताइए, कल तक आप एलजेपी में थे, कल तक आप एलजेपी में थे, आज जेडीयू में आ गए, तो ये रातों रात कैसे हो गया? नहीं, रातों रात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलजेपी, जेडीयू, भाजपा, हम और आरएलएम सब एक है, एनडीए के हम परिवार हैं पहले से। और ऐसा कोई बात नहीं है कि हम पार्टी का सिर्फ ये सदस्यता चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप हैं तो उम्मीदवार एलजेपी के, लेकिन बस सिंबल है जेडीयू का? नहीं, एक हमारी मतलब एनडीए के रफीगंज विधानसभा का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में गई है। तो कब ज्वाइन किया आपने जेडीयू? 10 तारीख को जी, कुछ दिन पहले जी। सिंबल मिल गया? जी, सिंबल मिल गया। तो रफीगंज से अब चुनाव लड़ेंगे? जी जी, चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, एक ऐसा चेहरा भी जो कुछ दिन पहले एलजेपी में थे, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो थोड़ी दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और अब वो जेडीयू के टिकट पर हैं। तो अलग अलग तरह की तस्वीर है। एक हाजीपुर जो कि चिराग पासवान के लोकसभा की सीट है, उसके अंतर्गत राजा पाकड़ की सीट आती है। वहाँ से महेंद्र राम पर एक बार फिर से जेडीयू ने भरोसा जताया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि चिराग पासवान वहाँ के सांसद हैं, तो उनका दावा बन रहा था और इस बात की चर्चा भी थी। लेकिन तसल्ली तब हुई जब नीतीश कुमार ने बुलाकर टिकट दे दिया, सिंबल भी दे दिया। तो इस तरह की कई आशंकाएं जो लोगों के मन में फैल गई थी, अब धीरे धीरे वो तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन कुछ सीट जरूर ऐसी हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। नीतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। उम्मीदवारों को ये जिनको टिकट चाहिए वो उनके मन में कंफ्यूजन आ सकती है कि ये सीट किसको चली गई और हम तो हमारी पार्टी से लड़ना चाह रहे थे इस सीट से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तो रात भर मनाया गया, वो क्यों नाराज है? जीतन राम मांझी से भी लगातार लोग बात कर रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हम भी 2 सीटों पर जहां पर चिराग ने टिकट दिए हैं वहां पर हम अपने उम्मीदवार देंगे। अब मैं आपको जेडीयू का बता रहा था, 57 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है और इसमें 5 ऐसी सीटें जहां जो एलजेपी की डिमांड वाली सीटें हैं, गया घाट, मोरवा, राजगीर, एकमा, सोनबरसा, यहां से जेडीयू ने भी अपने टिकट दे दिए।
अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर ठीक नहीं है, सब कुछ किचकिच है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस सब के बीच चिराग पासवान क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। चिराग पासवान ने भी टिकट बांटना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने 4 लोगों को एलजेपी का सिंबल अभी तक दिया है। उन्होंने अपने भांजे सीमांत मृणाल को गरखा सीट से उम्मीदवार बनाया है और चिराग पासवान ने अपनी बहन के बेटे को टिकट दिया है यहां से। तो उन पर परिवारवाद के आरोप और लग रहे हैं। सीमांत मृणाल के पिता मृणाल वो बिहार SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार तंज भी किया था कि ये तो जीजा दामाद आयोग बन चुका है। गोरखा के साथ चिराग ने जिन 4 और सीटों पर सिंबल बांटे उसमें ब्रह्मपुर सीट से विलास पांडे हैं, गोविंदगंज से राजू तिवारी हैं, बखरी से संजय पासवान है और गरखा से सीमांत मृणाल का नाम मैंने आपको बताया। अब त्रिपाठी जी आपको बताएंगे, इस दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, वॉज वेल इन एनडीए, बाद में बिगड़ गया, अब क्या हो रहा है? नहीं देखिए, एक तो एक कि मतलब अच्छा ये रहा कि नीतीश ने उनसे बात कर ली जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। जहां टिकट वहां हम, जहां टिकट होगा वहीं न रहेंगे। और उसमें एक जो छिपी हुई बात थी जो बिटवीन द लाइंस है, जिसको हमने शुरू में चर्चा भी की थी, इस बार का चुनाव एनडीए लड़ रहा है। ये कहते हैं ना कि घर में हिस्से के लिए ज्यादा झगड़ा है। ये वो वाला झगड़ा नहीं है कि हमारी पार्टी को कितनी सीटें हैं, ये है कि भाई हम घर में तो हैं लेकिन हमको ही वाला बढ़िया वाला सोफा कुशन वाला नहीं मिला, वो देखो वो तो कुशन पे बैठे, हमको कुर्सी दे दिया है। तो ये वाला झगड़ा है। और जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि दिस टाइम नथिंग इज वेल, तो वो आए हैं नित्यानंद जी अभी चिराग पासवान को वेल करके गए, अब उनको वेल कराने लाए हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कहा मुकेश सहनी ने, लेकिन इलाज सबका डॉक्टर कर रहे हैं समय समय पर। मतलब ये भी राजनीतिक तौर पर वो सबका कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ सीटें हैं जो संकट है, उसमें एक तो साजिशी सिद्धांत, डर, भय वो भी चल रहा है। जेडीयू के लोग और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मानते हैं कि चिराग पासवान उतने बड़े नहीं जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी उनको बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अच्छा कुछ भी हो जाए, चिराग पासवान अकेले व्यक्ति हैं जो हर हाल में हमारे साथ रहे, इसलिए चलो ठीक है भाई 20-22 की बात हो ही रही थी, चलो 29 दे दिया, 7 सीटों का कोई दिक्कत नहीं, कुछ हम समझौता कर लेंगे। लेकिन अब इसमें कई सीटें हैं, जैसे गोविंदगंज वाली सीट है। अब वो राजू तिवारी तो पिछली बार भी तीसरे नंबर पर थे, तो उनको क्यों दे दिया? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ये स्ट्रांग सीट है, भाजपा के अपने प्रत्याशी वहां से बड़े स्ट्रांग है। तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान ने सिंबल बांट दिए। अभी सीट क्लियर कट नहीं आई थी, जो जिसको कहते हैं ना जो ग्रे एरिया वाली सीटें थी वो नहीं बताई। तो वेल तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, वैसे ही सब कुछ तुलनात्मक है। तो तुलनात्मक में जाते हैं तो उधर तो भैया अभी यही नहीं पता है कि कहां कौन खड़ा है। उस तुलना में देखें तो एनडीए बेहतर दिखता है, लेकिन मुश्किल है, और वो मुश्किल ज्यादा आशंकाओं की वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को जो बढ़ा रही है वो अपनी ताकत बढ़ा रही, दूसरों को कमजोर कर। एक बात मैं तब से नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे ख्याल से अब तो 2-3 दिन हो गए, शायद 2 दिन, जब वो कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये डिक्लेयर हुआ। उस दिन ये तय नहीं हुआ था कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। मतलब तो उसके बिना थोड़ी होता है ऐसे, वही बात समझ में तय नहीं आ होती रही। है, उसी के बाद तो तय अगर होता है। ये उस 2 दिन पहले तय हो गया था तो फिर उसके बाद ये सब इतनी आग लगी है। नहीं देखो, इसमें फर्क क्या हुआ है कि इसमें ये एक तो साफ हुआ माफ कीजिए कि चिराग पासवान के अलावा जो दल है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी, वो जेडीयू एक साथ हैं, और चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ हैं। तो फिर वही तुलसी मुझे याद आते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, और हनुमान पर तो राम की कृपा सबसे ज्यादा होती है। तो वो राम की कृपा और सब लोगों को हनुमान पर पसंद नहीं आ रही, झगड़ा है। और नीतीश कुमार जी का परसों भी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार जी खुद ही नाराज थे कि भाई इतनी सीटें कैसे दे दी गई, जनता दल यूनाइटेड ने किस तरह से दी। तो उनको ये मौका मिल गया कि कुशवाहा जी को भी कह दें, और ना भी कहें तो भी उनको समझाने की बजाय कहें भाई तुम ठीक ठाक से मिलो। हर्षवर्धन जी का भाई सभी को डॉक्टर की जरूरत, कई बार होता है ना सीजन होता है, जैसे अभी अक्टूबर में सीजन होता है कि कुछ सब लोगों को कुछ जुकाम बुखार होता रहता है, तो थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने के लिए लाएं। और ये तो बहुत परेशान थे, इनको तो बड़ी मुश्किल से लाए डॉक्टर के पास, आना भी नहीं चाह रहे थे, आना भी नहीं चाह रहे थे। रात भर समझाया और सुबह 8 बजे स्पेशल फ्लाइट लेकर उनको लेकर आए हैं नित्यानंद जी। नित्यानंद जी इस बार के संकट मोचक हैं, पूरे चुनाव में सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी का वो देख रहे हैं। इसको आगे भी देख सकते हैं भविष्य में कि जो संकट मोचक होगा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा आगे। कोई तो संकट मोचक का भी कुछ फल होता है ना, प्रसाद मिलता ही है, तो वो प्रसाद मिलेगा। लेकिन मुझे संकट है, ये नहीं है कि सब कुछ खराब है, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ ठीक हो जाएगा। जुकाम बुखार होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कोई बिल्कुल ही
नहीं, लेकिन कल जो तेवर थे बिल्कुल विद्रोही थे। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके का बयान दिया, अभी नथिंग एक इज दो वेल। घंटे बाद आप देखिएगा ना अमित शाह जी से मुलाकात के सर बाद। लेकिन जो बोला वो भी अब नॉर्मल था। जीतन राम मांझी का कहना कि हाँ उनकी नाराजगी जेडीयू की बिल्कुल ठीक है और हम भी 2 सीट पर ऐसे, ये तो अगर सब कुछ बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बगावत है ना। देखिए, ये कहना कि बड़ी सब कुछ अच्छा है, ये मुझे लगता है इट विल बी लेस देन ऑनेस्टी। तो सब चीज़ तो अच्छा नहीं है, और कुशवाहा के बीच का भी संघर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में पटना की सड़कों पर बड़ी चर्चित है, बिहार में पूरा चर्चित है। जब प्रधानमंत्री जी की सभा थी तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो ऑडियंस में बैठे हुए थे। अच्छा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को ये होश में भी नहीं रहा कि उनको मंच पर ला करके बिठाया जाए। फाइनली नित्यानंद राय को उनको आ करके मना करके ऊपर मंच पर ले जाना पड़ा, और फिर वो मंच पर भी गए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं वो क्या खुश हैं इससे, जो रामविलास या जो एलजेपी को जो सीटें दी गई हैं? उनका बहुत साफ साफ कहना है। कल कई लोगों से बातचीत किया मैंने रात में, और वो सब बड़े नेता हैं जो बिहार में जाकर के एकदम जमे बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि हम चुनाव जीतते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश के चेहरे पे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यदि वो 29 सीट यदि मिल गया है या 30 सीट मिल गया है और नरेंद्र मोदी वहाँ पर नहीं होंगे और नीतीश नहीं होंगे तो वो सीटें निकाल करके ले जाएंगे। ऐसा उन्होंने पिछली बार प्रयोग करके देखा था, वो सब सीट लड़े थे, एक भी सीट नहीं आई थी। इसलिए, और वो जो कल जो आपने सुना ही था कि गिरिराज जी कल बोल रहे थे कि भाई स्ट्राइक रेट क्या होता है। ये सीटें दी तो बीजेपी नहीं ना उनको। मैंने फिर मैं जैसे अब मान लेते हैं कि इसे मगध, ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी शाहबाद जिले में और मगध क्षेत्र में कैसा काम करती है। और मगध क्षेत्र वो है जहां पर कि मांझी की पार्टी जो है वह भी एक रोल प्ले कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी रोल प्ले कर रहे हैं। पिछली बार आप देखेंगे कि उत्तर बिहार के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम की थी, ठीक है, लेकिन जो शाहबाद और मगध का एरिया था वो बहुत अच्छा काम नहीं कर गया था। लेकिन सीटों के बंटवारा को लेकर के जितना तवज्जो दिया गया है एलजेपी को, उससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रोष है, पूरी तरह बिल्कुल बीजेपी असंतोष है। इतनी कृपा क्यों कि सारे सहयोगी नाराज, अपनी भी नेता नाराज? बिल्कुल। और अभी जो घटना हुआ है, जो जिस तरह से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें वो चारपाई और चटाई वाला मामला निकल कर आया है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का और नीतीश कुमार का कहना है कि भाई आपने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को तो चटाई पे बिठा दिया और चिराग पासवान को आपने चारपाई पे बिठा दिया, ले जाके सीधे 29 सीटें दे दी, आपने 5 गुना ज्यादा सीटें दे दी। और ये वही चिराग पासवान है, और जनता दल यूनाइटेड इस बात से नीतीश कुमार भी नाराज है कि भाई वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़के हमें 43 सीटों पर निपटा दिया था। और अभी 3 महीने पहले तक जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर लगातार हो रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना तवज्जो दे दिया और इतनी सीटें दे दी। देखिए, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान को केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया था और सीआर पाटिल को उप प्रभारी बनाया था, उस दिन रात को नड्डा जी ने अपने घर इन तीनों को बुलाया था। उसमें बीएल संतोष भी उनके साथ बैठक में थे। नड्डा जी ने कहा था कि भाई बिहार आप जाओगे तो इस बार मामला बहुत क्रिटिकल है, थोड़ा संभल के सबसे बात करके सारे विवाद आप वहां पर निपटाइएगा, मामले को जितने जल्दी हो सके बेहतर संवाद के साथ आपको निपटाना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कोई शिकायत नहीं आएगी, हम बिहार में पूरा मामला निपटा लेंगे। सीआर पाटिल तो बिहार के सब प्रभारी रह चुके थे, मौर्य साहब ने भी समझी जलवाई। लेकिन ये तीनों प्रभारी, इसके बाद विनोद तावड़े तो वहां संगठन के प्रभारी है, 4 लोग बिहार में जाकर बैठते हैं, आप 5-5 दिन के अंदर सीटों को लेकर बात करते हैं। उसके बाद आप कैसा गठबंधन करते हो या कैसे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हो कि आने के बाद उसके ऊपर न चिराग पासवान अकेले खुश है, बाकी न मांझी साहब खुश है, न उपेंद्र कुशवाहा खुश है, न नीतीश कुमार खुश है। देखिए, देखा सर ऐसे जा रहा है कि ये चिराग पासवान का अपीजमेंट हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपीजमेंट किया। आपने तो नेताओं से बात की, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स की जो या सपोर्टर्स की जो अलग अलग माइकों पर बोल रहे हैं उनको मैंने सुना, उससे ऐसा लगा कि एलजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता के बीच तो नाराजगी है, मैं दुश्मनी नहीं कहूंगा लेकिन जबरदस्त नाराजगी है, और बीजेपी और जेडीयू के बीच में अविश्वास है, ये भी दिखाई लोगों के मन में तो ये नजर आ रहा है। अब आप इसके बाद भी कहेंगे कि पूरा घर एकजुट है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है।
घर एकजुट है जैसा तो हमें से कोई कह ही नहीं थोड़ा सकता। सा ये जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उतनी अविश्वास की खाई नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो है ना संघर्ष है, और उसमें भी सीट बंटवारे को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर बीजेपी का अपना गढ़ भी रहा है, नाम जानबूझ करके नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर वो प्रकट हो जाएगा कि कहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है और कहां से नहीं, तो वो सीटें भी जो एलजेपी को दी गई है उससे बहुत बड़ी नाराजगी है। नहीं देखिए, ये ठीक बात है और ये तो पहले दिन से तय है कि 2020 का दुख, दर्द, पीड़ा, जख्म जो आप कह लीजिए वो जेडीयू वाले भूले नहीं हैं। और चिराग की पार्टी के लोगों को भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार इस तरह से ना अड़े होते और तभी कर दिए होते तो हम कुछ 10, 5, 15 विधायक हमारे होते और आज हम एक पार्टी के तौर पर होते। तो दोनों की जो पीड़ा है वो बहुत भयावह किस्म की है। दोनों को लगता है कि अगर एक ये बड़ा हो गया तो हमारे लिए संकट है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी फीडबैक है ये थोड़ा सा इसमें कहें कि ट्विस्ट है। भाजपा और जदयू के बीच में अब अविश्वास जैसा नहीं है 2020 जैसा, इसको समझिए। बिल्कुल, भाजपा और जदयू एक ही जैसे व्यवहार कर रहे हैं बीच बीच में। जैसे नीतीश जी के बड़े प्रिय मनीष वर्मा जो आईएएस ऑफिसर थे फिर अभी आ गए, उनको लेके थोड़ा है। वो संजय गांधी हैं, उनकी पत्नी को शायद टिकट दिलाना चाह रहे थे, तो ये उनको कुछ करके बाकी घटक दलों के बीच की बाकी घटक दलों के बीच में। और बिहार चुनाव में जो पार्टियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इसको ज्यादा मुझको कम क्यों, इस सीट पर मैं तो वो सीट पर वो क्यों, ये एनडीए की कहानी आपने जानी। अब जरा महागठबंधन की कहानी आपको बता देते। वहां कम से कम उन्होंने इतना तो तय कर दिया कि कौन कितने नंबर पर लड़ेगा, भले उसके बाद झगड़ा बढ़ा। यहां तो अभी यही नहीं तय हुआ कि किसको कितनी सीट मिली है। इस किचकिच के बीच तेजस्वी यादव ने कहा अरे चलिए नामांकन की तारीख निकली जा रही है, अपना नॉमिनेशन तो करें। तो अब वो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी हैं, राबड़ी देवी जी भी हैं, बहन मीसा भारती हैं, पूरा परिवार उनके साथ है। बड़े भाई नहीं है, उनके बड़े भाई अपना अलग चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे। तेजस्वी राघोपुर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं, दोनों बार वो बिहार के डिप्टी सीएम भी बने। तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार राघोपुर से ही विधायक बने थे, दूसरी बार 2020 के इलेक्शन में यहां से जीते। अब वो तीसरी बार यहां से एक हैट्रिक लगाना चाहते हैं और बहुत मुश्किल काम होना नहीं चाहिए उनके लिए। हमारी सहयोगी रोमिता इस वक्त वहीं है राघोपुर में, जहां ये नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव। कितना दलबल दिखाई दिया, पूरा परिवार साथ दिखाई दिया तेजस्वी के, रोमिता? देखिए, इस वक्त राघवपुर में के लिए नॉमिनेशन करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। उनके साथ लालू यादव थे, मां राबड़ी देवी भी उनके साथ पहुंची हैं और भाई का साथ देने के लिए मीसा भारती भी पहुंच चुकी है। अभी तेजस्वी यादव अंदर गए हुए हैं, समर्थकों की भीड़ बाहर रुक गई है और गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, थोड़ा खोला जा रहा है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। प्रशासन के लोग वहां पर इस वक्त मुस्तैद हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे। लेकिन इस वक्त अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए तेजस्वी यादव अंदर पहुंच चुके हैं। जीत का आशीर्वाद मिले इसलिए माता पिता भी उनके साथ आए और समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पर अभी से उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। 2 बार इस सीट से वो चुनाव जीत चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का सफर वो तय करने जा रहे हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राघोपुर की जो बैटल है उसे जीतने के लिए फिलहाल अपना पर्चा तेजस्वी यादव अंदर दाखिल कर रहे हैं। पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। हालांकि तेज प्रताप उनके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन खबर अंदर खाने से ये भी आ रही है कि तेज प्रताप जब अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे तो उससे पहले माता पिता का आशीर्वाद लेने भी जरूर पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव के लिए सीट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बार ये राघोपुर का दंगल सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि महागठबंधन के एक बड़े नेता के तौर पर भी उनकी कास्टिंग हो रही है और पूरे बिहार में उनकी नेतृत्व क्षमता को भी इसी जीत से आंका जाएगा। इसलिए राघोपुर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि लालू की ये लकी सीट भी है और उस लकी सीट से हमेशा लालू परिवार को प्यार और दुलार मिलता रहा है। और आज खुद लालू यादव और राबड़ी देवी ने यहाँ पहुंचकर एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया है कि जो प्यार, जो दुलार राघोपुर की जनता देती रही है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, तीसरी बार भी वो प्यार तेजस्वी यादव को मिले और यहाँ से एक बड़ी जीत वो दर्ज करें। इससे पहले खबरें ये भी थी कि शायद प्रशांत किशोर भी इस सीट से अपनी दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन उन्होंने इस सीट पर चंचल सिंह को उतार दिया है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि तेजस्वी यादव के सामने जनसुराज से
चंचल सिंह ही उम्मीदवार होंगे, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव अंदर हैं, इंतजार हम कर रहे हैं कि वो बाहर आए और हम उनसे ये जान पाए कि राघोपुर को लेकर इस बार तेजस्वी यादव कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। खबर ये भी है कि राघोपुर से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद चुनावी कैंपेन का आगाज भी वो बिहार में करने जा रहे हैं और एक दिन में 16 रैलियां तक करने की बात सामने आ रही है। पिछली बार उन्होंने 243 विधानसभा सीटों पर जाकर रैली की थी और इस बार भी कुछ उसी तरह का मेगा प्लान बनाया जा रहा है ताकि ठीक है रोमिता, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और आप जरूर बात कीजिएगा जब बाहर निकलें तेजस्वी यादव, उनसे भी, लालू यादव, राबड़ी देवी से भी। इस वक्त आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राघोपुर का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था। पहले तो एक वक्त ऐसा लगा कि जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो भी कुछ राघोपुर की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। बाढ़ जब आई थी तो वो राघोपुर में उन्होंने बहुत टाइम दिया था, तो लेकिन फिर बाद में साफ हो गया कि वो अपने भाई को चुनौती नहीं देना चाहते। लेकिन कल तक बिहार के चुनाव में खुद कैंडिडेट होंगे ऐसे जब कयास चल रहे थे और प्रशांत किशोर ने इन बातों को हवा दी थी चुनावी दंगल में, अब उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वो इस बार किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी रोमिता भी आपको बता रही थी प्रशांत किशोर की पार्टी, बल्कि खुद उन्होंने पहले ये कहा था कि मैं राघोपुर से भी इलेक्शन लड़ सकता हूं तेजस्वी के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने यहां से चंचल सिंह को टिकट दे दिया है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी और कहा था कि 2 सीटें उन्होंने, करघर की सीट शायद और एक ये राघोपुर से लड़ने की बात की थी। पहले वो ये भी उन्होंने ये भी कहा था कि फैसला तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर मैं लड़ गया राघोपुर से तो तेजस्वी यादव भाग जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी खुद नहीं लड़ रहे हैं, सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं। सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। जी राघव नहीं पी के चुनाव लड़ेंगे, अब इतना साफ हो गया। कौन भागा, पहले भागा कौन? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था चुनाव 2 ही जगहों से लड़ना चाहिए, या तो और अपनी जन्मभूमि से या कर्मभूमि से। जन्मभूमि से लड़ते तो वो करघर से चुनाव लड़ते, फिर करघर की पहली सूची में उनका उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये कयास लगा जा रहे थे कि वो राघोपुर से शायद अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राघोपुर से भी चंचल सिंह को जब कल टिकट दे दिया गया दूसरी सूची में, तो ये तय हो गया कि अब शायद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ते नहीं, 20 साल से नीतीश कुमार विधान परिषद से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधान परिषद से रहे। सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़े, मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी और मंगल पांडे से कहा गया है कि भाई आपको चुनाव लड़कर आना होगा, तो इस बार वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक राघोपुर से चंचल सिंह का नाम या जन स्वराज ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, तेजस्वी को डर तो लग रहा था कि भाई कहीं प्रशांत किशोर यहां पर ना आ जाएगा। 2 दिन पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर को राघोपुर में जन समर्थन मिला था, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर एक जनसंपर्क किया था, कहीं ना कहीं डर था और ये कहा जा रहा था कि भाई अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे फिर तेजस्वी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये उन्होंने तय कर लिया था कि वो दूसरी सीट पर लड़ेंगे। अब दूसरी सीट क्या महुआ थी, महुआ पे तो वैसे भी उनके जितना माहौल लेकिन उन्होंने बना दिया था, अगर लड़ते देखते फिर तेजस्वी अगर 2 सीट से लड़ते तो और अगर ये बात सही, अगर वो लड़ते तो तेजस्वी की हार निश्चित थी। और ये तो नहीं कोई जानता, ये तो नहीं, ये बहुत क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा था कि इतना निश्चित होता तो लड़ ही नहीं जाते। नहीं, जिस तरीके से लगातार वहां पर तेजस्वी यादव वहां के लोगों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लोगों से मिल नहीं रहे थे। अभी बरसात में समय आया था कि किस तरीके से वहां विकास के काम नहीं हुए, तो महिया उन्होंने रखी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो राघोपुर से लड़ेंगे, महुआ से उनके भाई तेज प्रताप। क्या कंसिडरेशन रहा होगा इनके इस फैसले के पीछे? कंसिडरेशन क्या होता है तो अंग्रेजी में बोल दिया आपने, बच गए हो। अरे हार जाते, जमानत जब्त हो जाती, जमानत जब्त, भगोड़े निकल गए प्रशांत किशोर। इसमें कोई हिब्बत है क्या? चुनाव लड़ना, चुनाव की हवा बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम लोग भी कह रहे हैं ठीक है भाई, मुद्दों पे बात कर रहा है, लंबे समय से घूम रहा है, जनता अगर तय करेगी तो अच्छा है, विकल्प एक मिले तो अच्छा है। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिस तरह से खुद लड़ने से चुनाव भाग खड़े हुए, ये क्या हुआ भाई? आप कह रहे हैं हम लड़ेंगे तो तेजस्वी भाग जाएंगे, हरा देंगे, ये राजनीति में होता है क्या? तो आप कहते कि मैं आ गया, अब हिम्मत है तो तेजस्वी नॉमिनेशन करके दिखाएं, ये
प्रशांत किशोर की एक दूसरे तरह की राजनीति है, जिसमें वो सोच रहे हैं कि शायद जनता के मन में आ जाए कि नहीं भाई हम विकल्प देंगे भी। ऐसे विकल्प जनता नहीं चुनती। हमारी पार्टी ने सोचा कि बार नुकसान हो जाएगा, 4-5 दिन आपको वहां लगाने पड़ेंगे, उन्होंने ये बोला इंटरव्यू में। तो ये तो कहते हैं कि हम 3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं, दूसरे वाले तो अभी आए हैं। तो इनकी पार्टी को नहीं पता है कि 3 साल से घूम रहे हैं, ये कहीं और घूम रहे थे, पार्टी कहीं और घूम रही थी। और जब प्रशांत किशोर जी लोग जैसे लोग कहते हैं कि भाई पार्टी तय करेगी, पार्टी ने ये कर दिया, तो समझ में आता है कि उस रात सोए डर लगा तो कहे नहीं लड़ेंगे, किसी दिन उठे थोड़ा उत्साह रहा तो कहे लड़ जाएंगे, बस इतना। ये तो है। और देखिए एक बात मैं कह दूं, न लड़ने से उनके समर्थकों का मनोबल आप समझिए यहां था तो फुस्स से ऐसे आ गया है। ये समझिए आप, नेता जब नहीं लड़ता है ना, नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, वो मतलब एक तरह से कहें सुशील मोदी कभी बड़े नेता नहीं बन पाए, कहने को बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन इतने बड़े बोल नहीं लड़ते, इतने बड़े बोल बोले ना होते प्रशांत किशोर। हाँ, ठीक बातें ना की होती उन्होंने, नाम बड़े और दर्शन। देखिए अब कुछ आगे के लिए सर एक खबर इस पर आपके पास ही आता हूं। देखिए अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बैठक खत्म हो गई है, 45 मिनट तक ये मीटिंग चली है और महुआ सीट पर बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब वो ये कह रहे हैं मुलाकात के बाद कि उम्मीद है सब ठीक होगा। अभी भी फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, मतलब इनको पूरा आश्वासन मिला नहीं है, मतलब खबर लेके आए नहीं है, नहीं तो बता ही देते। तो अभी भी मुझे अभी मतलब टोन से तो ये लग रहा है कि सब साफ नहीं है। अच्छा बयान भी है, सुनिए। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। जिस विषय पर विमर्श हुआ उसमें बात क्या हुई ये नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर का इलाज दिल्ली है, बीमारी का इलाज दिल्ली है। ये तो देखिए ये बात शुरू से ही बात की जा रही थी कि फाइनल अंतिम जो चीजें होने में है यही है। तो ये मजेदार बात है कि बिहार के जो प्रभारी थे उन्होंने कौन सी भूमिका वहां पर इतने दिनों में काम की, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला जब इतनी सीटों पर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि होमवर्क ठीक से जो लोग थे उन्होंने ठीक से वहां पर होमवर्क नहीं किया। यही कारण है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के और एक एक पार्टनर को मनाने के लिए जो है वो एक MOS को उनको साथ लेकर के स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आना पड़ रहा है। रही बात राघोपुर की, तो देखिए राघोपुर का यदि आप पिछली बार का 2015 और 2020 दोनों का यदि आप देखेंगे तो वहाँ सतीश यादव भी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। 15 में भी उनको टिकट दिया गया था और 20 में भी उनको टिकट दिया गया था। पिछली बार LJP ने वहाँ कोई 25,000 वोट मिला था और उनको कम से कम मुझे लगता है कि 59 या 60 हजार के आसपास उनको वोट मिला था। नोटा 4-5 हजार आया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सीट ऐसा है नहीं है कि इसे RJD हार नहीं सकती है। यदि कंसोलिडेटेड वोट अड़ता है तो मुझे लगता है कि RJD सीट ये हार सकती है। इसमें देखिए प्रशांत किशोर को लड़ जाना चाहिए था। प्रशांत किशोर तो पिट जाते हैं, प्रशांत किशोर वहां पर बिल्कुल ही नहीं है। प्रशांत किशोर के आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्डर वेस्ट वोट है वो शिफ्ट कर जाता? बिल्कुल ही शिफ्ट करता। और सतीश यादव जो है उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, उस समय 68 था, 2015 में 68,000 उनको वोट आया था। कुछ तस्वीरें नॉमिनेशन के वक्त की तस्वीर होंगी ये, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सब दिखाई दे रहे हैं, परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव के। जी आप बोलिए। हाँ, मेरा यह है कि यदि तेजस्वी यादव के भाई यदि वहां से कंटेस्ट कर जाते या कोई परिवार का सदस्य वहां से और कोई या उनकी पार्टी से कोई वहां पर यादव कैंडिडेट आ जाता तब मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है। मीसा भी दिखी नहीं फोटो फ्रेम में तो खबर में बताया गया कि हाँ वो थी, दिखी शायद, हाँ दिखी मीसा बैठी थी, साइड में बैठी थी, सोफे पे बैठी हुई थी। तेज प्रताप ने परिवार का इलाज यहाँ पर खैर उन्होंने रखी, PK नहीं लड़े। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिनको लड़ना था वो नहीं लड़े, बाकी कोई और लड़ जाता तो ये हार जाते राघोपुर। ये भी अच्छी बात है। 38,000 वोटों से जीते थे राघोपुर,
पिछली बार, उससे पहले 25,000 वोटों से जीते थे। और नोटा के वोट, घोटा के वोट सब जगह होते हैं, उनका टोटल करके थोड़ी जीतता आदमी। ऐसे हिसाब लगाते हैं क्या? हिसाब तो यह कि जीता कितने, 38,000 वोटों से जीते। और प्रशांत जी नहीं लड़े, इसलिए मुझे लग रहा है अब जैसे अभी बात हो रही थी 40 सीटें मिलेगी जनस्वराज का जिक्र कर दो। लोकसभा में 12,000 से जनस्वराज में 39 सीटें। लोकसभा का आप देखिएगा कि लोकसभा में क्या राघोपुर कंस्टिट्यूंसी का क्या हाल था। अच्छा सर, वो एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ जनस्वराज के लिए कहा जा रहा है कि 40 सीटें जीत सकती है वो, तो अब 39 सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रशांत जी वाली सीट बच गई। मैं बताऊं उन्होंने क्या कहा। प्रशांत किशोर ने कल ही लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं आज भी कह रहा हूं 10 या 150 पार, मेरी या तो अंडर 10 या 150 पार। और उसके आगे ये भी बोले कि अगर 130 भी आई, 140 भी आई, तो भी मैं मानूंगा मेरी हार है। जीत तो वही है जब 150 आए। सौरभ जी, प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर नहीं है, 5,000 7,000 हर जगह उनका वोट है। एक नजर इनकी बात इसके अतिरिक्त प्रशांत जी, केजरीवाल साहब को याद कीजिए, केजरीवाल ने जब पहली लड़ाई लड़ी तो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ। क्योंकि आप जितने बड़े लीडर के खिलाफ चुनाव लड़ते और हराया। हराते नहीं तब भी वो एक बड़ी लड़ाई होती कि उस तरह से आप लड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ाई। उनको गलतफहमी हुई, फिर वो बनारस चले गए। तो वो वहां पर भी इसलिए गए थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना था, वो भी बड़े नेता बनने के लिए ही वहां पर गए थे। तो यहाँ पर प्रशांत जी को ये साफ बात है कि प्रशांत जी वहां लड़ते तो उनके लिए पार्टी में और जगह जाना प्रचार के लिए, क्योंकि वही अकेले नेता है यदि हैं तो उनके फिर और जगह जाने में और मुश्किल होती, तो वो ठीक है। लेकिन पहले ही उनको देखना था कि राघोपुर को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, किसके साथ चुनाव में जाना। लेकिन मैं तो अब भी मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी को 140 से 150 सीटें जितनी भी मिल रही हैं, वो जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते तब तक उनके पास रहने दीजिए। एक खबर जिसकी बड़ी चर्चा है कल से टिकट बंटवारे को लेकर ही, आरजेडी के जो चीफ हैं लालू यादव, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिंबल दिया है और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को लालू यादव ने रघुनाथपुर सीट से टिकट दे दिया। ये शहाबुद्दीन के बेटे, शहाबुद्दीन बाहुबली गैंगस्टर, सजा याफ्ता, लेकिन आपके एक्स एमपी भी थे देश के, और एक्स एमपी होते हुए भगौड़े का उनके घर के बाहर जो है पुलिस ने जाकर के वो भी नोटिस भी लगा दिया था। रघुनाथपुर सीट की चर्चा काफी लंबे वक्त से हो रही थी और चुनाव से पहले कई बार उसामा शहाब की मां हिना शहाब ने रघुनाथपुर सीट की मांग की थी। इसको लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव ने हिना शहाब से मुलाकात की थी और उसामा के लिए रघुनाथपुर सीट पर उन्हें उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था और हिना शहाब ने रघुनाथपुर सीट को अपनी पारंपरिक सीट कहा था। आखिरकार ये सीट, इस सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट मिल गया है। तस्वीर आपके सामने। अब ये तस्वीर इतनी घूमेगी उस चुनाव में, फिर जंगल राज याद दिलाया जाएगा, कौन था शहाबुद्दीन बार बार बताया जाएगा। अब ऐसी क्या मजबूरी है लालू यादव की कि उस तोहमत से, उस दाग के बावजूद टिकट दिया उन्होंने। देखिए, बाद में तो शहाबुद्दीन खैर लालू जी से भी थोड़ा नाराज हो गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की शह पर शहाबुद्दीन ने वो सारे कुकर्म किए जो कोई भी मतलब निकृष्टता की हद तक जाकर किया। वो पुलिस अधिकारी हो, वो नेता हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, शहाबुद्दीन का खौफ चलता था। विधायक उठवाना हो, सांसद उठवाना हो, यही काम रहता था। अब वो चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब डालकर जला दिया, ये सब जानते हैं। चंद्रशेखर जो कम्युनिस्ट नेता, अब सोचिए वही कम्युनिस्ट उनके साथ अभी गठजोड़ में रहेंगे। ये भी जरा सोचिए कि वही कम्युनिस्ट गठजोड़ में रहेंगे जो जेएनयू छात्र संघ का तेज तर्रार बहुत प्रतिभाशाली नेता, वो चंद्रशेखर वहां जाता है और सीवान के चौराहे पर वो माइक लेकर अपने अंदाज में वो भाषण दे रहा था और उसको मार डाला जाता है। जी, उनके बेटे हैं उसामा। और एक बात और समझिए, हिना शहाब की स्थिति कोई ऐसी नहीं रह गई थी, तो मजबूरी क्या है, बस यही सारा उसका रहस्य छिपा हुआ है। आज भी लोगों को रखता है, और मैं तो लोगों की बातें सुन रहा था, कुछ आजकल वो यूट्यूब और वो सब चलता है कि साहब आज रहते तो आज सिवान ऐसे नहीं होता। अब सोचिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है उसको शहाबुद्दीन से लोग वहां के याद कर रहे हैं। यानी कौन? मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट देना पड़ा। और लालू प्रसाद यादव एक समय में जो समझते थे कि हमारे पीछे मुसलमान चलेगा, शायद उनका कॉन्फिडेंस भी अब कम है, या कहें कि कॉन्फिडेंस हो भी तो उनको लगता है कि अगर ये आएगा तो थोड़ा और सीमेंटेड हो जाएगा। उनको ये भी तो डर लग रहा है ना कि थोड़ा कांग्रेस पार्टी भी अपने हिसाब से थोड़ा दाएं बाएं कर रही है, तो ये सब भी उसमें एक बड़ा कारण है। एक इस पर आगे भी बात करेंगे हम लोग। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन कर दिया है, उप मुख्यमंत्री हैं। नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं। सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह भी उनके साथ थे। विजय कुमार सिन्हा, कल ही जो बीजेपी ने लिस्ट निकाली अपनी, उसमें इनके नाम थे और उनका भी नॉमिनेशन हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में पस्त होने के बाद पाकिस्तान
वैसे ही इन दिनों करा रहा था और ऊपर से एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और इसे कहते हैं सर मुंडवाते ओले पड़ना। अफगान आर्मी ने पाकिस्तान पर मौत बनकर आफत ढाई है। तालिबान की जो सरकार है उसके साथ इस वक्त खुलकर झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर जबरदस्त जंग भी चली अभी 2 दिन पहले और कल रात भी दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई है। अफगान लड़ाके पाकिस्तान की नाक में दम कर चुके हैं। इस युद्ध में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हवा से भी वार किया, एयर अटैक किया, ड्रोन भी चलाए। पाकिस्तानी फौज की कई चौकियां तबाह कर दी, कई टैंकों को कब्जे में ले लिया, पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में यह भीषण जंग कल रात हुई है। अफगानिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के 7 फौजियों को मार गिराने का दावा किया है। अफगान फौज की तरफ से कहा गया है कि जहां भी पाकिस्तान हमला करेगा वो इलाका हम पहले ही तबाह कर देंगे। पिछली बार इन्होंने दावा किया था 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का अभी 3 दिन पहले, जिसमें से 23 की पुष्टि पाकिस्तान की सेना ने की थी। पाकिस्तान ने कहा था हमने 200 लोग मारे तालिबान के। लेकिन अब यह झगड़ा कल रात फिर छिड़ा है और जैसा हमने आपको बताया हवा से भी हमला इस बार तालिबान ने किया है। हालांकि यह माना जाता है कि कन्वेंशनल फोर्सेस जो है पाकिस्तान की बहुत सुपीरियर हैं तालिबान से, लेकिन तालिबान के लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है तो आसमान तुम्हारा जमीन हमारी, हम जमीन पर देख लेंगे तुम कहां बचोगे, कितना भागोगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जिन चौकियों पर इन्होंने कब्जा किया 3 रात पहले, ये कह रहे हैं हम लौटाएंगे भी नहीं, जहां जो हमने कब्जा कर लिया अब वो हमारा। वैसे भी जो सीमा है तालिबान उसको मानता नहीं। अफगानिस्तान के लोग वैसे भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं स्वीकार करते हैं और यही सबसे बड़ा झगड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो दशकों से चला आता रहा है। और अगर ऐसे में किसी भी हिस्से पर किसी भी चौकी पर कब्जा करता है अगर तालिबान, तो वो कह रहा है कि अब ये अफगानिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी। तस्वीरों में देखें टैंक चल रहे हैं, अब ये अफगानिस्तान से आ रही हैं ज़्यादातर तस्वीरें। टैंक चल रहे हैं, आसमान में उनके पास जितने भी हैं हवाई जहाज वो भी गश्त कर रहे हैं और एयर अटैक किया है इस बार तालिबान ने। ये सबसे बड़ी खबर है। शायद हैरानी भी हुई हो कुछ लोगों को कि एयरफोर्स भी है तालिबान के पास। कुछ तो हेलीकॉप्टर वगैरह यूएस छोड़ करके भागा था और कुछ थोड़े बहुत शायद इनके पास पहले से भी थे। वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त जो है वो शांति बताई जा रही है, लेकिन हालात कभी भी और खराब हो सकते हैं। अफगान नागरिक अपने देश पर पाकिस्तान के हवाई और ड्रोन हमलों से बहुत नाराज हैं। अफगानिस्तान के कई सूबों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में तालिबान लड़ाकों के साथ साथ आम नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान अपने यहां रह रहे लाखों अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेज रहा है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30-40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन वहां एक नई ड्राइव शुरू की है उन्होंने, जिसमें इन सभी लोगों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है और इससे भी बहुत गुस्सा अफगानिस्तान के अंदर है। ये ऐसी विक्ट्री परेड दिखाई दे रही है अफगानिस्तान की सड़कों पर। पाकिस्तानी सेना से लड़ने वाले तालिबान लड़ाकों को यूं सम्मानित किया जा रहा है, जलसे हो रहे हैं। कई जगह पर तो पाकिस्तान के सैनिकों से उतरवाई हुई पतलूनें हवा में लहराई गई, ऐसी भी तस्वीरें आई हैं। मतलब अफगानिस्तान के लिए बड़ा मौका है कि पाकिस्तान के साथ झड़प हुई और उसमें इनका दावा है कि हमने खूब मारा पाकिस्तान को। सर ये हालत है इस वक्त वहाँ। देखिए वो वैसी स्थिति हो रही है कि पाकिस्तान की सेना मजबूत है, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो लड़ाके हैं, जिहादी है। अफगानी जो तालिबानी जो लोग हैं वो लड़ाके किस्म के लोग हैं और वो किसी चीज़ की परवाह वहाँ नहीं करते हैं। और जिस इलाके में वो कर रहे हैं वहाँ पर अफगान को सपोर्ट है, तालिबान को सपोर्ट है। जैसे हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, टीडीपी की भी चर्चा वहाँ पर हो रही थी। तो वो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक तो वैसी बहुत सारी चीज़ों में वो फंसा हुआ है और वहाँ उस तरह की लीडरशिप नहीं है। ये जो पिक्चर्स हमने परसों देखी थी, ये जो आप चला रहे हैं कि सैनिक भाग रहे हो, मैंने ऐसी पिक्चर्स शायद ही देखी होगी पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जज्बा क्या है आपका, किस तरह की लीडरशिप है जो इस लड़ाई को, कि एक तालिबानी लड़ाकों के सामने सेना अगर भाग रही है, समझे, तो ये मुश्किल काम है। और सेना वहाँ तो साफ ये डूरन लाइन की आपने डूरन रेखा की आपने की है, वो अफगान कभी भी नहीं मानता था। और ये लड़ा के आ गए, वो तो कब सीज फायर होगा, कब समझौता होगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस इलाके में अफगान को सपोर्ट भी है, अफगानी सेना के जो लड़ाके हैं उनको भी सपोर्ट है, तालिबान को भी सपोर्ट है। तो मुश्किल है। और पाकिस्तान इतनी तरफ से घिरा हुआ है अभी कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस लड़ाई में। लेकिन सर एयर अटैक किया, इस पर मुझे भी थोड़ी ताज्जुब हुआ सुनकर। वो सारे अमेरिकी वो हैं जो छोड़कर गए थे, अमेरिकी मित्र जो लोग थे आपके, वो भाग गए थे। अभी क्या कोई ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो इनको हथियार भी देता हो?
मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से अभी तो कोई साथ होगा उनका, क्योंकि जो ओआईसीज की कंट्रीज स्मगलिंग ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, ब्लैक मार्केट में खरीदते हैं। अभी तो वहां पर अमेरिकी ईरान के साथ इनकी सीमा जो है वो थोड़ा सा लेकिन अभी बड़ा उस तरह से लिबरल सपोर्ट है। ईरान का वहां पर भी नहीं मिल रहा है नहीं लोगों नहीं, को। देखिए ईरान उस समय भी जब था, जब वो अमेरिकन छोड़ करके भाग रहे थे तब और तब भी ईरान बहुत सारे लोग भागे और कोई 50 लाख के आसपास जो है वो अफगानी आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। और 20 साल में उनकी अब संख्या कितनी हुई होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 60-70 लाख के आसपास अफगानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। और संसद में वहाँ के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये हमारे लिए खतरा हो गए हैं, अब इनको हम किसी भी हालत में भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि और यही वो सहारा थे जो अफगानियों के लिए बेस होते थे। तहरीके तालिबान जो है जो ऑपरेशन करता था उसमें अफगानी उनके साथ हुआ करते थे। तो एक ढंग से पाकिस्तान को लगा कि यदि ऐसा रहता है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए खतरे बढ़ेंगे, और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो इनको पुनः अफगानिस्तान में भेजने की कोशिश कर रहा है। जितना ये ज्यादा जोर पकड़ेगा, मुझे लगता है डूरंड लाइन को पहले से भी वो मना करते हैं कि डूरंड लाइन जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। खैबर पुख्तनख्वा वाला इलाका जो है वो हमारा इलाका है। वो निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। जितने भी मीटिंग्स उनके हुए हैं उसमें करीब करीब अफगानिस्तानियों ने इस बात, वहाँ के अधिकारियों ने, और याद से नहीं पहले से चला रहा है, जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार थी उस समय भी ये बात की जाती थी कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका जो है जो डूरंड लाइन के साथ सटा हुआ हो, जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसे अफगानिस्तान को सौंप देना चाहिए। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको बोलते हैं, वो उसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। अच्छा, इस पर जो पिछली बार जो झड़प हुई उसको लेकर कल खबर ये आई कि अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ फिर एक मीटिंग की आसिम मुनीर ने, और उसमें उसने खूब शिकायतें की कि हमारे पास तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, या जब हमला हुआ तो हमारी तरफ से क्यों जवाब नहीं दिया जा सका तालिबान को। इसको लेकर उसने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। और जो रिपोर्ट किया गया है, अब ये कितना कैसे खबरें आती होंगी बाहर, लेकिन जो कुछ अंग्रेजी मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो मैं आपको बता सकता हूं। उसने कहा कि पाकिस्तान इज एट वॉर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड अर्ज द आर्मी टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ हार्ड स्टेट। How long will we continue as a soft state while sacrificing countless young soldiers and civilians? It is time to act. ये आसिम मुनीर के शब्द बताए जा रहे हैं, खास तौर पर अपने इंटेलिजेंस चीफ के सामने जब नाराजगी जताई। अब पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं हार्ड स्टेट बनाओ, हम बाहर भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं। सही बात है, इस वक्त जितने मोर्चों पर टीटीपी का भी तो सपोर्ट है ना, अफगान का वो सर, अंदर टीटीपी वाला के भी ये भी खबर आई कि टीटीपी के 2 फैक्शन हैं, वो भी एक हो गए। तालिबान एक तरफ टीटीपी मार रहा है, बलोच मार रहे हैं, और इधर से भारत ये वाली सीमा तो खुद डिस्टर्ब की है पाकिस्तान ने। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो उसने बोया था वो काट रहा है लगातार। लंबे समय तक उसको ये लगता था कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हैं कि भारत से लड़ने के लिए हर कोई हमको मदद करेगा। और आप लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अफगानिस्तान को हथियार कहीं से मिल रहे होंगे क्या? अरे भाई, जिन हथियारों के बल पर अमेरिका को भगाया वही हथियार तो हैं जो रशिया और चाइना से आते हैं। रशिया से बाकायदा वहां हथियार जाते हैं, चाइना से बाकायदा वहां हथियार जाते हैं। एक समय में तो पाकिस्तान भी उसका जरिया हुआ करता था, तभी तो आईएसआई चीफ लपक कर वहां पहुंच गए थे। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की रणनीति थी, उसको लगता था कि हम इस एरिया में हैं तो हर कोई हमको अप्रोच करेगा और वाया हमारे अफगानिस्तान तक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो दुबई और दोहा में जो बैठकें हुई, जो अफगान शासकों की बैठकें हुई, जो उनके कमांडर्स थे, और उनका एक बड़ा वर्ग है जो बाहर रहकर पढ़ा लिखा है, जिसकी डीलिंग अलग तरह से होती है, जो दुनिया को अलग तरीके से देखता है। एक तालिबान वहां है जो सिर्फ अफगानिस्तान में रहा है, जिसको सिर्फ लड़ना आता है, जो सिर्फ कहता है कि भाई ये नियम है, इससे इतर अगर कोई पुरुष या स्त्री दिखा तो हम उसका गला काट देंगे या उसको मार देंगे या चौराहे पर उसको चला देंगे। दूसरा वर्ग है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है और जो बाकायदा वो लीडरशिप बहुत ट्रेंड है, बहुत पढ़ी लिखी हुई है, दुनिया की अलग अलग भाषाएं जानती हैं, वो उस तरह से डील कर रहे हैं। वो कौन से हथियारों की डील कर रहे हैं? ट्रेड अभी अफगानिस्तान का किसके किसके साथ हो रहा है, चाहे वो स्मगलिंग करके हो रहा हो या अलग अलग रूट से हो रहा है, उन सब ने तालिबान को मजबूत किया है। ये जो इलाका है, यहां पाकिस्तान पहले से पिट रहा था, टीटीपी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीट रखा था, और पाकिस्तान की जो आवाम है उनको लगता है कि हमारे शासक हमारे खिलाफ हैं।
उनको लगता है कि हमारे शासक हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, और सेना और आईएसआई का जिस तरह से वहां जो छवि है ना कि हर किसी का तो सिर्फ लंदन, दुबई, अमेरिका, इसके अलावा कुछ है नहीं, उन सब ने बहुत नुकसान किया है। पाकिस्तान कोलैप्स होने की कगार पर है। अगर इस युद्ध में वो ज्यादा दिन रहे तो उनकी सीमाएं फिर से बदलने वाली हैं। और ये लड़ाई तो बहुत भारी पड़ सकती है पाकिस्तान को। मतलब भारत तो फिर भी एक संयम वाला देश है ना, एक तरीके से ऑपरेट करता है, लेकिन ये तो कुछ समझते ही नहीं। निश्चित रूप से तालिबान को सबसे बेहतर तो पाकिस्तान ही जानता है। पाकिस्तान ने तो 96-97 में उनको मान्यता दी थी 2001 तक पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो जानता है कि तालिबान किस तरह का से लड़ाका है। अब क्या पाकिस्तान उनको अमन के सिपाही मान के चल रहा था कि हम कुछ बम फेंक देंगे, कुछ कर देंगे, और वो कुछ करेंगे नहीं? किस तरीके से वो लड़ाके लड़ते हैं, किस तरीके से गोरिल्ला वार के वो एक्सपर्ट है, और वो तो जिस तरीके से युद्ध लड़ने में उनको मजा आता है, वो तो चाहते हैं किसी ना किसी से हम लड़ते रहे। अब पाकिस्तान ने उन्हें छेड़ा है तो पाकिस्तान को उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि भाई वो 2 हमले करके 4 चौकियों पे कब्जा करके 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार के वो शांत हो जाएंगे। अब ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू करी है, उससे खत्म अफगानिस्तान ही करेगा। पाकिस्तान अब कभी उस क्षेत्र में चैन से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान एक सत्ता में है। अब वो वहां पर जिस हमेशा की मुसीबत मोल ली, निश्चित हमेशा की मुसीबत। अच्छा, वहां कोई इलेक्शन तो होने नहीं, ये सरकार चलो तालिबान की चली जाएगी कभी, वो हमेशा रहेंगे। और उनको जहां से संसाधन सुविधाएं मिल रही है, जिस तरीके से वो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, वो सब इस्तेमाल पाकिस्तान पर करेंगे। अब आपको मैं जरा उस जंग की बात बता दूं जो ट्रंप ने रुकवाई। हमास फिर से आतंक फैलाना शुरू कर चुका है, और इस बार फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर ही, गाजा के लोगों के ऊपर ही सरेआम लोगों को मौत की सजा दे रहा है। आईसिस के पैटर्न पर लोगों के हाथ पांव बांधकर, आंख पर पट्टी बांधकर, चौराहों पर घुटनों के बल बैठाकर, भीड़ इकट्ठा करके फिर पीछे से सर पर गोली मार दी। ऐसी बर्बर वारदात कल भी हुई थी। हमास ने 3 लोगों को पहले मारा था। सब पर इजराइल के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया था, और ये कत्लेआम उसका जारी है। पीस पैक्ट पर काले बादल फिर से मंडराने लगे हैं। 2 ऐसी तस्वीरें अलग अलग रोज की आ चुकी हैं जब उसने ऐसे ही बिल्कुल चौक चौराहों पर लोगों को कत्ल किया हो, और सार्वजनिक तौर पर कर रहा है, बगैर इस बात का कोई भी उसको डर हुए कि क्या होगा, या आगे हम ट्रंप या इजराइल क्या करेगा। और जो भी कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप जैसी है, या जो भी लोग हमास के नुमाइंदे होने का दावा करके इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि हम हथियार नहीं डालने वाले, हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे, ना हम गाजा छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल साफ साफ ये बात हमास के लोग कह रहे हैं। अब वो तस्वीरें ऐसी कि आपको दिखाना भी चाहें तो दिखा नहीं सकते हैं, इतनी विभत्स वो तस्वीरें हैं। अब इस पीस डील को अभी आप देखिए तो शुरुआत से लेकर अभी तक 8 रोज भी नहीं हुए, दस्तखत तो अभी हुए 2 दिन पहले। हमास लेकिन जो वो करता था उस पर लौट आया। मिस्र में जब ये पीस पैक्ट साइन हो रहा था, तब से शक था कि हमास नहीं सुधरेगा। अलग अलग गैंग्स के लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार रहा है। ट्रंप को भी ये बात मालूम है और वो बौखलाए हुए हैं। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, अगर वो खुद नहीं छोड़ेगा तो हम छुड़वा देंगे। हमास जानता है मेरा स्टाइल क्या है, मैं कोई गेम नहीं खेलता, और अगर नौबत आई तो हमास से सरेंडर कराने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं। Told them we want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them, and it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes, you say because quickly. you always, everyone says, "Oh, well, they won't disarm." They will disarm. ये ट्रंप जो साहब जो बात कर रहे थे, ये इनकी और इस रिपोर्टर से बड़ी देर तक नोकझोंक हुई, तो हमने तो छोटा हिस्सा आपको सुनाया है। वो बार बार पूछते रहे आप कैसे करेंगे, उन्होंने कहा मैं आपको क्यों बताऊं, लेकिन आप मुझे जानते हैं। मैं जब कह रहा हूं कि उनको मैं सरेंडर करने को मजबूर कर दूंगा तो वो होकर के रहेगा। दे विल डिसआर्म, दे विल डिसआर्म, दे विल डिसआर्म, यही रट वो लगाए रहे। तो मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अगर वो नहीं छोड़ेगा तो आप फिर बम ही मारेंगे और क्या करेंगे। ये तो एक्चुअली आप देखेंगे जब ये डील साइन हो रही थी तब भी, उससे पहले जब नहीं माने थे, जब चर्चा चल रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि इजराइल फिर जो है जो करेगा वो करेगा, हम उसको नहीं रोकेंगे, हथियार की धमकी देंगे। और इसलिए बार बार इस बात की चर्चा हम लोगों ने की कि वो गन पॉइंट डील है। तो गन पॉइंट डील के नतीजे ऐसे ही होते हैं, और ये समझना ही चाहिए कि जो भी इस तरह के आतंकवादी संगठन होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका भी तो सारा पावर गेम है ना। और ये जो हो रहा है कि वहाँ पर वो सड़कों पर सजा दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, वो इसलिए कि कहीं ये ना लगे लोगों को कि भाई हमास कमज़ोर हो गया। मतलब पीस डील के बाद एक ये भी तो माहौल बनता है ना कि भाई आपने सरेंडर कर दिया इजराइल के खिलाफ, इजराइल के सामने या ट्रंप के सामने, तो वो ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत बरकरार है। उस वजह से भी ये इस तरह के सार्वजनिक तौर पर जो किया जा रहा है, गोली मारने की सज़ा दी जा रही है, वो एक बड़ा मसला है।
और इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो सर लोग ये भी पूछेंगे ना, फिर ये जो सारा पीस डील का जितना तामझाम हुआ, ये मतलब 20 देशों को बुलाया, ट्रम्प भी आ गए मिडिल ईस्ट में, ये सब कहीं केवल बंधक छुड़वाने तक के लिए तो नहीं था, और बाद में मारना ही था उनको, क्योंकि उनका काम तो ये हो ही गया। इजराइल के लिए जो बंधक छुड़वाने का काम था वो हो गया है, और ट्रम्प भी और इजराइल भी जानते हैं कि इस तरह से आसानी से नहीं होगा। ठीक है, अभी चलेगा ये काम, लेकिन मुझे लगता है कि अब इससे निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं, अभी उन्होंने एक और बात कही है कि वो नहीं लौटे हैं, सारे बंधक नहीं लौटे, उनके शव वापस नहीं हुए हैं। बिल्कुल, मैं यही जिक्र करना चाहता था कि जो पहला फेज है वो अभी पूरा हुआ है, जो बंधकों की रिहाई के, सारे बंधक अभी रिहा नहीं किए गए हैं। आपने दूसरा नोटिस ये किया होगा कि जो महिला बंधक थे, बहुत संख्या उनकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनमें से एक का भी या तो 100 नहीं लौटा है, या उनकी क्या हालत है पता नहीं है, किसी दुनिया के किसी लोग को पता नहीं है इसके बारे में। तीसरी बात, हम कल भी इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, कहानी कुर्सी में हम लोगों ने जिक्र किया था कि उन लोगों ने जहां जो है वो इजराइल ने जगह खाली किया है, वहां उन्होंने अपने आर्म्स करना शुरू कर दिया है, वहां पर उन्होंने लड़ाके वहां पर स्थापित कर दिए हैं, और हमास जो है वो खुल करके फिर से अपने आप को आर्म कर रहा है। और उसने कहा कि हम तो अमेरिका से हमने बातें की है इस मामले में, और अमेरिका ने कहा है कि कोई बात नहीं है, ये चर्चा आई थी, ये निकल करके आई थी, और कई अखबारों ने इसकी रिपोर्टिंग भी की है कि हमास ने कहा कि हमको तो अमेरिका से ऐसा मिला। आज ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमने तो उनको कहा है कि आप डिसआर्म करो। नेतन्याहू ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमास के साथ, इसीलिए वो बार बार जिक्र कर रहे थे, जब तक हमास का खात्मा नहीं होता है, जब तक उनको पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, वो जब तक खत्म नहीं होता है, वहां शांति नहीं आ सकती है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद, लेकिन फिर यही होने वाला है। ये मिडिल ईस्ट पॉलिसी बता दिया आपके आईपैड ने। अच्छा, आप दूसरी जंग की बात भी कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट की जंग चलिए कुछ देर के लिए तो रुकी दिख रही है। सवाल यह है कि रूस यूक्रेन की जंग का क्या होगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में चल रही सबसे लंबी जंग है और सबसे भीषण जंग है। कितने लोग मारे गए इसका तो अनुमान ही नहीं है इस जंग में। लेकिन अब ज़ेलेंस्की को ये उम्मीद हुई है कि ट्रंप ने जिस दबाव के साथ ये गाजा में शांति कराई है, ऐसे ही वो हमारे यहाँ भी करा दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप से गुहार भी की, कहा कि गाजा में युद्ध आपने रुकवाया, यूरोप का सबसे भीषण युद्ध आप कब रोकेंगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की खूब तारीफ की। अभी शुक्रवार को ये मिलने भी वाले हैं व्हाइट हाउस में उनसे, और इन्होंने कहा कि ट्रंप से पूरी दुनिया को उम्मीद है और वक्त आ गया है जब रूस को अलग थलग कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं कि आप खुलकर लड़ो अब मेरे पक्ष से, यूरोप भी मेरे पक्ष में हो, नेटो हो और अमेरिका खुल के आए, और जब हम मिलके लड़ेंगे तभी दबाव बनेगा रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर, वरना वो अपने आप युद्ध नहीं रोकेंगे। अब इसमें 2 खबर आपको बता दूं। ट्रंप ने कई बार नाराजगी जाहिर की है पुतिन से, क्योंकि अलास्का की मीटिंग के बाद भी वो माने नहीं। अब वो ये कहकर दबाव बना रहे हैं त्रिपाठी जी उनके ऊपर, चर्चा चल रही है कि एक टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो 1000 मील तक की दूरी है, इनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं है, ना बॉम्बर है यूक्रेन के पास, तो वो मिसाइल ये मांग रहे हैं ट्रंप से। और ट्रंप ने ये खुलकर कहा मीडिया में कि ज़ेलेंस्की मुझसे वो मिसाइल्स मांग रहा है और मैं विचार कर रहा हूं, लेकिन अगर पुतिन नहीं समझते तो हो सकता है मैं वो हथियार दे भी दूं। और पुतिन ने भी ये साफ कह दिया है कि अगर आपने वो हथियार इनको दिए, वो मिसाइल दी, तो फिर आप पूरी वॉर का कैरेक्टर बदल रहे हैं, फिर आप तैयार रहिएगा। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मध्य पूर्व के देश जैसा या ईरान जैसा या फिलिस्तीन जैसा व्यवहार ट्रंप को पुतिन के साथ करने से बचना चाहिए। ये अमेरिका के भी हित में होगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से डील कराते हैं वो डील कराने का तरीका पुतिन के साथ तो नहीं काम आएगा, इसको समझिए। पुतिन, ठीक बात है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने देश में जो उनकी चुनावी प्रक्रिया हो, जिस तरह से वो सत्ता में है, लेकिन वो निर्विवाद शासक हैं आज की तारीख में, उनका कोई विरोधी नहीं है। और रशिया थोड़ा अलग किस्म की कंट्री है। रशिया जब युद्ध के हालात में पहुंचता है तो वहां के लोग निकल कर लाइन लगाकर कहते हैं कि भाई हमको क्यों सेना में नहीं भेज रहे हो, और वो उस तरह के लोग हैं। यहां आपको अगर शांति करानी है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की जहां से शुरू हुए थे नाटो की मेंबरशिप से, ज़ेलेंस्की जहां से शुरू हुए थे, जो एक विवादित क्षेत्र हैं जहां पर रशिया की सेनाएं भी पहुंच गई हैं, रशिया समर्थित सरकारें बन गई हैं। अब आप अगर ये कोशिश करेंगे कि एकदम से कुछ रिवर्सल हो जाए तो वो होने वाला नहीं। और आप अगर मिसाइल देने की बात करेंगे, अगर आप फिर से फंड करने की बात करेंगे, तो इस युद्ध को आगे और लंबे समय तक के लिए दुनिया पर थोपने का जो जिम्मा आएगा वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आएगा। आज मैं पढ़ रहा था,
यूक्रेन की धरती का 5वां हिस्सा 1/5 वो इस वक्त कब्जे में है पुतिन के। रशिया के कब्जे में हो गया, वो तो बहुत वो सारी भी कब्जे में है। और इस समय जिस तरीके से ऊर्जा संयंत्र रूस ने खत्म किए यूक्रेन के, 40% बिजली का संकट खड़ा हो गया यूक्रेन के सामने। और जो जेलेंस्की ट्रंप से बात कर कह रहे हैं कि भाई आप वो युद्ध रुकवा सकते हो तो यहाँ भी कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप भी पुतिन से नाराज है। उन्होंने पुतिन से कहा कि भाई मैं निराश हूं। और पहले तो वो कह चुके कि रूस तो कागजी शहर है, जो युद्ध 7 दिन में खत्म होना था वो 3 साल से पुतिन खत्म नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप की ये कोशिश होगी कि भाई एक बार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मामला निपट गया है, अब वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच निपटे, जिससे कम से कम एक बड़ा युद्ध निपटे और फिर अगले बार के नवंबर में उनका दावा और मजबूत हो जाए कि उन्होंने एक बड़े युद्ध को रोका है। और मुझे लग रहा है कि अलास्का की वार्ता असफल होने के बाद ट्रंप को एक बड़ी चुनौती है कि अब वो कैसे इस मामले को रोकते हैं। और वो कोशिश करेंगे, हालांकि रूस भी इस मामले में बहुत बुरी तरीके से फंसा है, लेकिन रूस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर आप लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर आप देंगे यूक्रेन को, तो फिर आप देखिए कि फिर नाटो देश जो है छोटे छोटे, वो उसका परिणाम भुगतेंगे और फिर यूक्रेन को इसी क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये नहीं समझ पा रहे ट्रंप की दबाव कैसे बनाया जाए पुतिन पे, क्या ऐसा हमारे पास अस्त्र हो जिससे वो आए बातचीत। लेकिन जो प्रस्ताव वो दे रहे हैं रूस के राष्ट्रपति की, भाई जो कब्जा हमारे पास हो चुका है वो जमीन हमें मान लिया जाए, तमाम तरह के जो प्रस्ताव है वो संभव नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में दोनों फंस गए कि दोनों ये मांग नहीं सकते, क्योंकि रूस पुतिन को रशिया में अपना चेहरा दिखाना है और यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन की जनता को जवाब देना है। तो दोनों उस मामले में तैयार नहीं हो रहे। हरियाणा में एक आईपीएस अफसर ने वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी की और मामला पहले दिन से ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। उनका परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हो रहा था। 8 दिन के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम आज हो गया और थोड़ी देर के बाद उनके शव को क्रिमेट भी कर दिया जाएगा। 4 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पूरन कुमार का परिवार जब से उन्होंने आत्महत्या की तब से वो एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था और वो ये मांग कर रहा था कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम लिखकर गए पूरन कुमार, उन सब पे के ऊपर एफआईआर ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो। पहले तो उनको पद से हटाया जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए। पहले तो नाम ही नहीं थे एफआईआर में, नाम एफआईआर में आ गए। ये सब तो चल रहा था। कल जो घटना हुई उसने अब इस मुद्दे को बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। रोहतक के साइबर सेल में जुड़े हुए एक एएसआई जिनका नाम है संदीप लाठर, वो इस मामले से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली और वो भी एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर, और उनके फोन से एक सुसाइड नोट बराबर हुआ है। और जैसे वाई पूरन कुमार ने अपने उस नोट पर लिखा था ऊपर फाइनल नोट, ऐसे ही ये भी लिख कर गए हैं फाइनल नोट। और इन्होंने पूरन कुमार के ऊपर ही कई गंभीर इल्जाम लगा दिए। इन्होंने बताया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इन्होंने बताया कि वो पुलिस वालों के साथ भी जो है वो एक्सटॉर्शनिस्ट जैसा व्यवहार करते थे। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरन कुमार, आईपीएस पूरन कुमार के साथ एक करीबी कांस्टेबल पर 2.5 लाख रुपए का रिश्वत लेने का इल्जाम लगा था, एक शराब ठेकेदार से पैसे लेने का। उसकी जांच ये व्यक्ति कर रहे थे और कई लोग, ये ऐसा बताया जा रहा था कि शायद उसी बात का डर था वाई पूरन कुमार को कि मुझे इस मामले में मेरा नाम ले दिया जाएगा, और उन्होंने बदनामी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। उन्होंने बदनामी से बचने के लिए खुदकुशी की। संदीप लाठर ने किस लिए खुदकुशी की? संदीप लाठर ने आरोप बहुत सारे लगाए वाई पूरन कुमार पर, लेकिन वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मामला इतना उलझ गया है। मुख्यमंत्री सैनी अभी तक मना रहे थे वाई पूरन कुमार के परिवार को कि आप अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाइए। अब वो इनके परिवार को मना रहे हैं। वो इनके परिवार से भी मिलने के लिए गए कि आप तैयार हो जाइए अंतिम संस्कार कराने के लिए। अब ये परिवार जो है वो अड़ गया है कि जब तक अब वाई पूरन कुमार के परिवार पर एफआईआर नहीं होती, उनकी पत्नी पर और लोगों के ऊपर, क्योंकि उनकी पत्नी भी आईएएस अफसर हैं, उन्होंने उनका भी कुछ जिक्र किया है अपने सुसाइड नोट में। तो वो अब ये संदीप लाठर का परिवार कह रहा है पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मामला जो है इतना भर नहीं है कि खुदकुशी में मांग कोई क्या कर रहा है। मुद्दा असल है क्या? 2 पुलिस वालों ने एक अपनी जान ली है, तो कोई बहुत गंभीर मामला है इसके पीछे, और क्या वो सच्चाई कभी सामने आएगी? सवाल ये है। समीर जी, क्या खबरें निकली इसमें? ये बहुत मामला मतलब उलझ गया और राज्य सरकार बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है ये मामला पूरा सीबीआई को दे देना चाहिए। अब मतलब मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस के बस की बात नहीं इस मामले को सुलझाना। जिस तरीके से मामला और उलझ गया है,
जिस तरीके से संदीप ने कल जाठर ने सुसाइड कर लिया उसके मामले में, और जिस तरीके से पत्र लिखा है, यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। मतलब इस पर सर मैं डिटेल में आपसे बात करूं उससे पहले तेजस्वी यादव की तस्वीर आ रही है, जरा मैं दिखा देता हूं। राघोपुर से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे और अब उसकी पिक्चर्स आई हैं, तो वो आपको हम दिखा देते हैं। नामांकन करते हुए की तस्वीर, तेजस्वी यादव के बगल में लालू यादव बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ वो गए थे। राबड़ी देवी जी भी साथ थी उनके, और उनके साथ ही मीसा भारती भी थी, उनकी बड़ी बहन। तो राघोपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव, उनकी पारंपरिक सीट आप इसको कह सकते हैं। अब इस बार लेकिन कोई चुनौती उनको परिवार से जैसा लग रहा था एक वक्त शायद मिले, तो तेज प्रताप ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। ऐसे ही प्रशांत किशोर ने एक बार माहौल बनाया था कि हम लड़ जाएंगे तो तेजस्वी भाग जाएंगे, उन्होंने भी तय कर लिया कि वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव के लिए अब इस चुनाव में कोई मुश्किल, अपने चुनाव में कोई मुश्किल अब रह नहीं गई है। लेकिन लालू यादव जितनी बार मैं इनको देखता हूं, जितने मुझे खामोश दिखते हैं, उतनी हैरानी होती है कि एक वक्त कितने रंग में रहने वाला आदमी, आप देखिए कितने बिल्कुल ढल गए। अब लालू जी को देखिए कितने आराम से बैठे हैं। और अभी जिस दिन पहले दिल्ली आए थे तो व्हील चेयर पे गए थे कोर्ट में, आप देखिए जिस समय व्हील चेयर पे जा रहे थे, और आज बढ़िया आराम से वॉक करके गए, बहुत आराम से बैठे हुए। और अब राघोपुर से चुनाव अगर लड़ रहे तेजस्वी, तो तेजस्वी को आज वहां पे किसी अपने पार्टी के मुझे बताया सर, बूथ कार्यकर्ता को लेकर जाना चाहिए था। व्हील चेयर पर ही गए, नहीं, लेकिन आप आराम से देखिए वो कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये दिल्ली आए थे, कोर्ट में जाते हुए या सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, फिर कोर्ट में गए थे जब वो व्हील चेयर। ऐसा है कि उनको बेल मिला है इसी आधार पर कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक है कि यदि वो कोर्ट में जा रहे हैं तो वो व्हील चेयर पर ही जाएंगे। और स्वास्थ्य तो वाकई में खराब चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता को लेकर जाते, बूथ कार्यकर्ता को अगर तेजस्वी यादव साथ में बिठाते, वहां आप अपने पिता को बिठा रहे हो, ठीक है, पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आप पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर जाइए जो आपके लिए काम करता है। इनको ना लेके जाते तो चुनाव हो और लालू प्रसाद यादव पत्रकारों से न मिलें, पत्रकारों से लगातार बात न करें, अपनी चुटीली अंदाज में वो बात करने के लिए जाने जाते हैं। और यदि इस तरह से वो खामोश बैठे रहे, आप देख रहे हैं कि एक जगह उनकी आंखें टिकी हुई है, कहीं वो इधर दाएं बाएं कुछ भी नहीं देख रहे हैं। स्वाभाविक है, इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा उनका। इंटरेस्ट की बात नहीं है, स्वास्थ्य उनका बहुत ठीक नहीं है। वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना खींच रहे हैं, तो वहां वो खींच रहे हैं। तो और स्वास्थ्य के लिहाज से देखें भाई, जितना वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे होंगे इस चुनाव में, कर रहे होंगे भाई, आप 5 साल बाद तो और जाने कितने एक्टिव हो रह जाएंगे। और लालू यादव की प्रेजेंस ही उनके चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा वो वजन है, उसको ऐसा समझना चाहिए। मतलब लालू यादव कहां से लड़ते थे? लालू यादव अलग अलग जगह से लड़ते हैं, फिर तेजस्वी आए हैं। मैं कह रहा हूँ लालू यादव का एक वहां पर आरजेडी में और जो उनका वोटर है उसमें बड़ा वजन है, तो उनकी प्रेजेंस भी उनकी जीत को और ज्यादा, या जो भी लड़ाई है, जीत ना भी कहें, जो लड़ाई है उसको मजबूत करती है। इनके वोटर के लिए इनका दिखना, उनके वोटर के लिए दिखना उनका बहुत मजबूत है। और चाहे आप कितनी भी बात कर लें, वो जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी जो लोग हैं, उनको मजबूत करने की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, ऐसा सब लोग वहां मानते हैं। ठीक, तो राघोपुर से खैर तेजस्वी यादव अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है। बड़ा नेता, लेकिन जो भी होता है वो एक सीट भर का नेता तो नहीं होता, उनको बहुत परेशानी, कभी यहाँ परेशानी होने भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा एक रोमिता एक बार फिर जुड़ गई हैं हमारे साथ। रोमिता, आपसे फिर जब पिछली बार बात हो रही थी, आपने कहा हम कोशिश करेंगे लालू यादव परिवार से और तेजस्वी यादव से बात करेंगे, कुछ कहा इन्होंने मीडिया से नॉमिनेशन के बाद, या अभी अंदर ही हैं? देखिए सौरभ, इंतजार यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट से हम भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो परिवार के साथ बाहर आए, और सबकी निगाहें इस वक्त इस गेट पर टिकी हुई हैं कि कब तेजस्वी यादव यहाँ से बाहर आएंगे और अपनी जीत को लेकर वो क्या कहते हैं, बिहार में सरकार को लेकर क्या कहते हैं, या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर वो क्या कहते हैं, इस पर सभी की नजर है। हालांकि कार्यकर्ता यहाँ पर अभी से उनको भावी मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं और जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं कि ये भी रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा की लीड इस बार तेजस्वी यादव जो है राघोपुर सीट से लेने वाले हैं। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव बाहर आए। बताया जा रहा है
कि अभी 10 मिनट का समय और लग सकता है जब तेजस्वी यादव आएंगे और लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तेजस्वी यादव जब अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ से एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश होती है, क्योंकि अपने आप में लालू यादव की मौजूदगी उनके समर्थकों के बीच में जीत को सुनिश्चित करती है। राघोपुर जिस तरीके से प्यार देता रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी को, राबड़ी देवी को, लालू यादव को जिताता रहा है, वो जाहिर तौर पे इसी वजह से है क्योंकि लालू यादव को अपने बीच का नेता यहाँ पर लोग मानते रहे। और राघोपुर से भी आज बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हाजीपुर में, जहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं इस वक्त तेजस्वी यादव, और उनका यही कहना है कि राघोपुर में तेजस्वी ने बहुत विकास किया है, विकास की बयार वहां पर बह रही है। हालांकि इस विकास के नाम पर वोट देने की बात भी वो कर रहे हैं। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, देखते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी जीत को लेकर क्या यहाँ से मंत्र देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देखिए कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। कार्यकर्ता भी टकटकी लगाए वहीं पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता बाहर आएंगे, और हम भी यहाँ पर अंदर इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। ठीक है रोमिता, आप जब वो बाहर आते हैं तो फिर आप भी बात कीजिए, फिर जुड़ते हैं आपसे हम दोबारा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अब जिस खबर पर हम लोग बात कर रहे थे, सनसनीखेज बनती जा रही जो खबर है, आईपीएस ने खुदकुशी की और उसके बाद उस मामले में जांच में जुड़े एएसआई ने भी खुदकुशी कर ली है। ये दलित समाज से आते थे, वो जाट समाज से आते हैं। पहले इनका परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था, अब राजी हो गया। हालांकि उसके लिए पुलिस को कोर्ट भी जाना पड़ा, और दूसरे अब वो उनका परिवार कह रहा है कि जब तक इनके आईपीएस की फैमिली पर केस नहीं होगा तब तक हम भी अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं होंगे। कल उन्होंने बॉडी हैंडओवर नहीं की थी पुलिस को, वो पोस्टमार्टम के लिए, वो बॉडी परिवार वाले अपने साथ ही ले गए थे एएसआई संदीप लाटर की। त्रिपाठी जी, क्या कुछ तो बहुत बड़ी बात है इसमें। ये मसला बेहद गंभीर है, और एक तो अब इसकी सीबीआई जांच से कम में कुछ मामला नहीं निकलने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार के अगर इतने अधिकारी एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हैं, और शुरू में ही कई बार कहा जाता है ना कि मानवता मर जाती है जब राजनीति घुस जाती है। इस मामले में ही जो पूरन चंद आईपीएस हैं, उनकी जो पूरन कुमार, उनकी जो पत्नी हैं वो आईएएस हैं, ये भर नहीं है, वो जापान सीएम के साथ दौरे में थी। इतना उनका मतलब एक्सेस था पावर कॉरिडोर में, लेकिन इसको दलित बनाम घोषित कर दिया गया। जब ये हुआ तभी समझ में आ गया था कि मामला बिगड़ गया है। अब अभी ये हुआ है, ये तो एकदम नहीं समझ में आता है। कोई भला खुदकुशी करके कहेगा कि फलाना खुदकुशी गड़बड़ हुई थी, इस वजह से हुआ था, ये भी नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि जो हरियाणा में भयानक ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ भी अंदर खाने सड़ गया है, गल गया है, गंध हो गई है, जितने तरह की गंदगी होती है वो सब है, वो दिख रही है। मुझे लगता है सीबीआई को जांच करनी चाहिए। इसमें कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेता इसके लपेटे में आ सकते हैं, आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले जब दब जाते हैं ना तो जनता का भरोसा ये हमेशा के लिए किस्सा भर बन के रह जाएगा। कोई कुछ सुनाएगा, कोई कुछ सुनाएगा, तो कुछ आना जरूर, सच आना चाहिए। अब देखिए जो सिस्टम की प्रॉब्लम, एएसआई जिन्होंने खुदकुशी की वो अपने सुसाइड नोट में लिख के गए कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिनको उनके पद से हटा दिया गया, छुट्टी पे भेज दिया गया, वो बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने वो जो दूसरे अधिकारी हैं बिजरानिया, जो एसपी थे रोहतक के, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये आईपीएस पूरन कुमार की फैमिली के प्रेशर में, वो उनके लिए भी कहा कि वो भी बड़े ईमानदार आदमी थे। और अब कोई भी कोई प्रकरण होता है तो आरोप तो कहीं कोई आता है ना, भाई ये केस था, इस केस में ये पक्ष ये कह रहा था, ये पक्ष ये कह रहा था, ये इनको ये डर था, इनको ये डर। अभी कुल जमा 2.5 लाख रुपए का मामला साबित हो रहा है, अभी तक कोई और आरोपी नहीं है। एडीजी लेवल का अधिकारी आत्महत्या करता है, उसकी पत्नी आईएएस है, भाई उसका आम आदमी पार्टी का विधायक है, पूरी तरह से बड़े बड़े नेता दरवाजे पहुंच रहे हैं। देखिए ये मसला वो नहीं है जो दिख रहा है, इसमें जाति डालकर उस बड़े गंभीर मसले को दबाने छिपाने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे कोई ऐसी गंध है जिससे ये परिवार भी डरता है, जो आईएएस आईपीएस फैमिली है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी डरता है, और इसीलिए इस मामले की जांच नहीं हो पा रही, इसीलिए सामने नहीं आ पा रहा। वरना ये कौन सी बात हुई कि आप कहेंगे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उसको न भेज दिया जाए, उसको न भेज दिया जाए, आपने 10 के नाम लिख दिए। कमाल की बात है, जिनके नाम भी लिखे और जो है भी, उसमें भी कई पिछड़ी जाति के और कई दलित हैं। तो आप जब जाति में इसको बांधने की कोशिश करते हैं तब लगता है कि कुछ और है जिसको ढांकने की कोशिश की है। और भारत में देखिए ये खतरनाक तो हो गया है कि कुछ भी है उसमें जाति डाल दो, दलित डाल दो, उसके बाद देखिए आप सारा मामला पलट जाता है। कोई जो ढंग की बात है वो भी आदमी नहीं कर पाए। इसमें उस फैमिली के लिए मैं कहना चाहता हूं, उनके परिवार का सदस्य गया, उसमें वो जिन लोगों के नाम लिख के गया वो तो उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तो बाद में लोग उनसे जाके जुड़े,
नहीं, ये जिन लोगों ने महापंचायत वगैरह भी की, ये लोग बाद में उनके पास गए कि साहब हाँ कि हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम सड़क पर बैठेंगे। बैठ जाओ। सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा, ये इसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है और सिस्टम गड़बड़ है हरियाणा का, इसको बड़े पैमाने पर देखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे हिसाब से तो देरी की, इस सिस्टम में थोड़ा सा उनको आगे आना चाहिए था। लेकिन अभी पॉलिटिक्स कहाँ पर हो गई है कि सर ये अब वहाँ हरियाणा की राजनीति इस दोनों मसले पर दलित वर्सेस जाट हो गई। और मुझे बताया गया कि जो माननीय राहुल गांधी जी वहाँ गए थे शैलजा जी के साथ पूरन कुमार के घर पर, उसके लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, वो काफ़ी नाराज बताए जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई समझ में नहीं आता हमारी पार्टी लीडरशिप को कि दलित के बाकी जो लोग हैं वो जाट हैं वहाँ पर, और हरियाणा की सबसे ताकतवर जो समाज है वो जाट समाज माना जाता है। तो ये लग रहा था वो जो जिन पुलिस वालों के नाम उन्होंने लिए 13-14 उसमें शायद कोई जाट अफसर भी हो। हाँ। जैसे वो एसपी शायद जाट है। हाँ, अब ये इन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली है। हाँ। जो जाट अधिकारी हैं, देखिए जिनके नाम आए हैं उनमें 3 पुलिस अधिकारी वो हैं जिनको आप दलित समुदाय से दलित हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो जाति आधार पर चूंकि मैं दलित हूं इसलिए हमारे साथ भेदभाव होता है। ये मामला लेकर के ST/SC कमीशन भी गए थे, वहां से मामला रिजेक्ट होकर के आया। फिर हाई कोर्ट भी गए थे, वहां भी इस चीज को हाई कोर्ट ने किसी पुराने केस में तो 1-2 थोड़े केस ऐसे 8-9 केसेस इन्होंने इस प्रकार की प्रताड़ना वाले केस हैं उनके। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मैं ये बात बहुत लगता है कि भाई इतने बड़े रसूख का आदमी जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इनके जो पत्नी उनके भाई जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका एक्सेस जो है वो चीफ मिनिस्टर तक हमेशा रहा है। एडीजी का स्तर का आदमी 8 पेज का सुसाइड नोट लेके, देखिए कोई आदमी आत्महत्या करता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की अंतिम परिणति होती है। बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। दूसरा आदमी जो कह रहा है वो कह रहा है हम करप्शन के खिलाफ हम अपने आप को गोली मार रहे हैं। उनको किस बात का डर था? इनको किससे डर था? ये नहीं समझ में आता। वही समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि तंत्र में कुछ दाल में बहुत काला है या पूरा दाल काला है, कुछ न कुछ तो इसमें ASI संदीप लाठर ने आत्महत्या की, इसका मतलब उनको भी किसी से डर था। कुछ बिल्कुल सारा ही गड़बड़ है ना मामला। आप किससे डर रहे हो? गड़बड़ झाला बहुत है। या डर था या कोई और अदृश्य ताकत थी, दबाव था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। अब मुझे एक सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी क्या ये मैं वही बात कर रहा हूं, क्या राहुल गांधी अब इनके घर पे जाएंगे? सवाल तो ये बनता है, मौत तो मौत होती है, किसी की जान चली गई है तो उसमें क्या राहुल गांधी आज दोबारा वहां जाने की कोशिश करेंगे? आप कुछ ज्यादा सहृदय, जब आरजी कार में नहीं गए मुझे ध्यान में है। नहीं तो फिर ये तो नहीं, यहाँ तो एक ही केस से जुड़े 2 अफसरों ने जान गई, तो क्या फर्क पड़ता है? नेता लोगों के लिए क्या फर्क पड़ता है? देखिए क्या हुआ था, सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि हर चीज के पीछे दलित वर्सेस नॉन दलित जो है ये सबसे खतरनाक है। ये जो चल गया है कि दलित है वर्सेस नॉन दलित है। अब आप देखिए कल जाकर के खाप पंचायत होगी, जाटों की खाप पंचायत जो है वो पुलिस लॉबी के पीछे एक लॉबी वो खड़ी है, दलितों की लॉबी एक लॉबी उधर खड़ी है। तो जो काम राहुल गांधी चाहते थे वही काम तो हो रहा है। सर इसमें IAS लॉबी IPS लॉबी भी है, वो भी है। नहीं, लेकिन मामला कितना बड़ा है सर कि प्रधानमंत्री को हरियाणा का दौरा कैंसिल करना पड़ा। अभी 1 साल हो रहे थे CM साहब को, 17 तो PM गए नहीं उस कार्यक्रम में। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है। अब ये मामला इतना बढ़ गया है और अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है कि भाई आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है। अब मुझे लगता है कि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामला देखना चाहिए कि हरियाणा का मामला कैसे निपटा जाए। अब जो जातिगत हो गया है कि भाई एक जाट बनाम दलित का मामला शुरू हो गया है और ये मामला और तूल पकड़ेगा कि अब जाटों ने कहा है कि हम हमारी खाप पंचायत बुलाएंगे इस मामले को लेके, दलित महापंचायत बुला रहे हैं, तो कहीं यह जातिगत संघर्ष का रूप न ले ले। मुझे लगता है उसके पहले ही वापस सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगली खबर पर चाहते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी का भारत दौरा खत्म हो गया, लेकिन उस पर हंगामा जारी है। अब नया बयान आया है मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर ने तालिबान के विदेश मंत्री के भारत में हुए स्वागत पर नाराजगी जताई है और बड़े उन्होंने गुस्से के लहजे में ये कहा है कि महिलाओं पर जुल्म ढाने वाले और उनके हक छीनने वाले एक इस्लामिक संगठन का यहाँ पर ऐसा स्वागत क्यों?
सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि सहारनपुर का जो दारुल उलूम देवबंद है वहां उसने भी जिस तरीके से तालिबान के मंत्री का भव्य स्वागत किया वो भी बहुत गलत है। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को इस तरीके से हमारे यहां पर सम्मान दिया जा रहा है। वैसे तो जावेदकर साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। नसरुद्दीन शाह ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। विजय जी के मित्र भाई ये तो सारी बातें हमारी भी हुई जब उन्होंने महिला पत्रकारों को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। हालांकि उस पर उन्होंने सफाई दी कि हमने एक केवल लिस्ट में शामिल कुछ पत्रकारों को बुलाया था, उसमें पुरुष या महिला पत्रकारों का सवाल नहीं था। इन्होंने ये भी कहा कितना ही अच्छा होता, कुछ नाम लिए इन्होंने हमारी फीमेल कॉलीग्स का नाम लेते हुए कि ये भी जाती हैं और उनसे सवाल करता। एक कंट्रोवर्सी और हुई थी उसमें, फाइनली एक महिला पत्रकार उनसे बात करने के लिए पहुंची तो वो उन्होंने सर झुका लिया अपना। आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने, उन्होंने बात करते हुए महिला पत्रकार की तरफ देखा ही नहीं। तो उस पर दोनों तरफ से लोग भिड़ रहे हैं कि देखें तो बवाल, ना देखें तो बवाल। देखिए, मौलिक प्रश्न यह है कि इस बात से तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत दुख हुआ है, या बहुत सारे ऐसे लोग सोचने वाले इस दृष्टि से कि भाई एक तरफ देवबंद जो है वो सेकुलर आइडियोलॉजी कहता है कि हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ तालिबान का सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है और उसी प्यूरिटन इस्लाम के संदर्भ में वो महिलाओं से बातचीत करते हुए जो है अपना सर नीचे झुका लेता है, या महिलाओं को वो इक्वल स्पेस, पब्लिक स्पेस या प्राइवेट स्पेस है ही नहीं जी। इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये डाला जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को देवबंद क्यों बुलाया? आप जावेद अख्तर जी के साथ हैं इसका मतलब इस मुद्दे पे? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, या क्या उस दिन यहाँ हमारी कहानी कुर्सी की चर्चा में नहीं हुई थी? समय कम है, आप भारतीय एजेंसियों को सतर्क रहना। जावेद जी के दर्द पर कुछ कहना है आपको? नहीं, जावेद जी का दर्द नहीं, जावेद जी जो बात करे ठीक बात है और हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि ये सहमति है, लेकिन उसमें जब विदेश मंत्रालय की बात आई तो हमने कहा कि विदेश मंत्रालय ये तय नहीं कर, भारत सरकार तय नहीं कर सकती कि तालिबान में अफगानिस्तान में किसकी सरकार हो और हमें उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखनी है वो है। और अभी तो हमने तय नहीं किया कि उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान को लेकर कोई नई बात तो हो नहीं रही। तालिबान को सब लोग जानते हैं। ये आप वो भारत सरकार से ही पूछ रहे हैं, आपने क्यों उनका स्वागत किया, आप क्यों मिले? ये भारत सरकार को तय करना, क्योंकि विदेश आप सोचिए ना, कोई दूसरे मुल्क के साथ आपको कौन सी सरकार वहां पर है। सर तालिबान को लेकर तो हम बहुत बोलते हैं, पुतिन साहब को लेकर क्यों नहीं बोलते? वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? या चाइना को, जिनपिंग को लेकर क्यों नहीं बोलते? वो मसला है। और तालिबान का जो भी चरित्र है, जो भी व्यवहार है, वो तो जग जाहिर है, इसमें कोई जावेद अख्तर साहब के खिलाफ होने की मेरे को कोई बात नहीं लगती।